अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के बारे में। ये तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को हमने बेचा है उसको हमने डेफिनेटली ख़रीदा होता है। ठीक है, अगर एक चीज़ मैंने ख़रीदी है, मिसाल के तौर पे उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो 2000 है और उसको मैंने सेल किया है 3000 रुपये में, तो जो सेल प्राइस है वो 3000 होगी और उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी यानी कि उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो 2000 होगी। तो परचेज़ प्राइस बेसिकली जो कहलाती है इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, यानी जो चीज़ें हमने बेची हैं उनको कितने में हमने ख़रीदा है, उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये सिंगल वर्ड नहीं है, इसमें कुछ फर्दर कैलकुलेशंस हैं। तो आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइटल है आज की डिस्कशन का वो है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब इसमें जो डिटेल है वो कुछ यूं है कि मर्चेंडाइजर्स आर दोज हु परचेज्ड गुड्स एट होलसेल प्राइस एंड सोल्ड द सेम एट रिटेल प्राइस। यानी मर्चेंडाइज़र, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मर्चेंडाइज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को होलसेल प्राइस पर मार्केट से परचेज़ करते हैं और फिर उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जितना भी स्टॉक किसी मर्चेंडाइज़र ने एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़रीदा है, एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड वो सारा का सारा स्टॉक उसका सेल हो जाए। ठीक है, चूँकि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने बनानी होती हैं या कैलकुलेट करनी होती हैं, ये एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। मैं मिसाल करता हूँ कि हमने ये महीने के एंड पे बनानी है, ठीक है ना, तो मंथ एंड पर या ईयर एंड पर बनानी है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉर्मली ये ईयर एंड पे बनती हैं। अगर हमने जो अपनी स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, वो साल के आखिर में बनानी है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखना होता है कि जितना स्टॉक हमने साल के दौरान ख़रीदा था, क्या वो सारा का सारा स्टॉक जो है वो सेल हो गया है हमारा। ठीक है, अगर तो सारा का सारा स्टॉक सेल हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर वो स्टॉक सारा सेल ना हो तो डेफिनेटली जब साल ख़त्म होगा तो कुछ स्टॉक जो है वो साल के एंड पे हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और ऐसे स्टॉक को जो साल के एंड पे हमारे पास अनसोल्ड बच जाए, ऐसे स्टॉक को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साल के आखिरी दिन का होता है, यानी आखिरी डेट का होता है, हमारा ईयर क्लोज हो जाता है और ईयर के एंड पे हमें पता चलता है कि जी इतना स्टॉक जो है वो हमने सेल नहीं किया, ये अनसोल्ड हमारा बच गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी है, देखें कि परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक मर्चेंडाइज़र है, उसने साल के दौरान 1000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी वो बेचता होगा, उसको ख़रीदा है और सेल ड्यूरिंग द ईयर उसकी हुई है $800 यूनिट, सॉरी, यानी 1000 यूनिट उसने साल के दौरान ख़रीदा, जिसमें से 800 यूनिट जो है वो उसका सेल हो गया। तो इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितने यूनिट उसके पास बाकी बच गए, उसके पास 200 यूनिट जो हैं वो बाकी बच गए। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 1000 में से 800 यूनिट हमारे बिक गए वो माइनस हो जाएंगे और जो साल के एंड पे 200 यूनिट हमारे बच गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी खाली क्लोजिंग स्टॉक भी कह दें तो उसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर ही होता है, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब है साल का आखिर। ठीक है, तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर ना भी लिखें तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर विल ऑटोमेटिकली बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टॉक एक साल के आखिर में हमारे पास बच जाता है तो वो उस साल का तो क्लोजिंग होता है, डेफिनेटली उसके बाद फौरी बाद अगले दिन अगले साल में शुरू होना होता है। मिसाल के तौर पे
अगर हमारा स्टॉक बचा है 31 दिसंबर 2023 के एंड पे, तो 31 दिसंबर 2023 के एंड पे जो स्टॉक बचा है वो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 2024 को वो क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले दिन उससे अगले आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है ना जी। सो द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी वर्कड आउट एज अंडर। अब ये तीन चीज़ें हो गई ना हमारे पास। एक तो हो गया साल का वो स्टॉक जो साल के पहले दिन पड़ा था, यानी जो पिछले साल का बचा हुआ था। फिर हमने साल के दौरान कुछ और स्टॉक भी परचेज कर लिया, ठीक है। और फिर इसी तरह से जो हमारा ईयर है उसके एंड पे कुछ और स्टॉक हमारा बच गया। तो अब ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने जो इसकी वर्किंग है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वो ये नीचे लिखी हुई है। इन तीन चीज़ों को आपने कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इसको कैलकुलेशन में लेके आना है। ओपनिंग स्टॉक में हमेशा हमने ऐड करनी होती हैं परचेजेस, ठीक है, और इसमें से एंड करना होता है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में हमेशा ऐड करेंगे परचेजेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हमेशा परचेजेस ऐड हो जाएंगी और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं और वो हमें पसंद नहीं आती, हमारे अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं होती हैं या डैमेज्ड होती हैं, तो हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, उस बंदे से जिससे हमने वो ख़रीदी हैं, सप्लायर से, उसको हम वो चीज़ें क्या करेंगे, वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो चीज़ें ख़रीदी हुई हम वापस करेंगे उन्हें हम कहते हैं परचेज़ रिटर्न। क्या कहते हैं जी, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा था कि सेल का रिटर्न सेल में से माइनस होता है, उसी तरह से जो परचेज का रिटर्न होता है वो परचेज में से माइनस होता है। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल रिटर्न है उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास से सेल होती हैं ना तो वो आउट होती हैं, तो जब बिकी हुई चीज़ें हमारे पास वापस आ जाएंगी तो इसे हम कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। बिल्कुल इसी तरह से जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो चीज़ें हमारे पास इन हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब हम अपनी ख़रीदी हुई चीज़ों को वापस करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास से आउट हो जाएंगी। लिहाजा परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम है वो रिटर्न आउटवर्ड है। तो याद रखना है, सेल रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स एंड परचेज रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को आपने परचेज में से माइनस करना है और सेल रिटर्न को हमने सेल में से माइनस करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि परचेज रिटर्न इफ़ गिवन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न गिवन हो, ठीक है ना। तो आपने जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसमें आपने देख लेना है कि क्या परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उस परचेज रिटर्न को परचेजेस में से माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ गई जी, कि हमने हमेशा ओपनिंग स्टॉक में ऐड करनी है परचेजेस और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। हमेशा क्या करना है जी, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है परचेजेस को और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। और अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन हो तो परचेज रिटर्न को पहले हमने क्या करना है, परचेजेस में से माइनस करना है और फिर उसके बाद जो नेट परचेज बचेगी उसको फिर आगे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग में लेके आना है, ठीक है जी। तो ये है परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट। अब इससे जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना स्टॉक किसी दूसरे शहर से मंगवाना है, ठीक है, तो जब दूसरे शहर से मैं मंगवाऊंगा तो उसमें डेफिनेटली वो किसी ट्रांसपोर्ट पे मेरे पास आएगा, किसी बस पे, ट्रक पे या किसी और ट्रांसपोर्ट पे मैं उसको लोड करवा के अपने पास लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने 1,00,000 रुपए का स्टॉक जो है वो ख़रीदा है और उसको मुझे अपने शहर में लाने के लिए 10,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पड़ गई है, तो वो जो 10,000 रुपया मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पे किया है उसको अपने पास लेके आने के लिए वो भी क्या हो जाएगा, उस परचेज़ की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 1,00,000 रुपए का स्टॉक ख़रीदा है दूसरे शहर से
और उसको अपने पास मेरे शहर में लाने के लिए 10,000 रुपया मेरा मज़ीद ट्रांसपोर्ट पे ख़र्च हो गया है, तो मैं वो जो टोटल स्टॉक मेरे पास जो पहुंचेगा वो लाख रुपए का नहीं होगा, बल्कि 1,10,000 रुपए का हो जाएगा। यानी वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मैं उसको अपनी परचेज प्राइस में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंटली सुनिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल परचेजिंग और सेलिंग दीज गुड्स। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये चीज़ें ख़रीदने पे भी हो सकती है और चीज़ें बेचने पे भी हो सकती है। कि मिसाल के तौर पे मेरा जो कस्टमर है वो किसी दूसरे शहर में है और मैं उसे डिलीवर करता हूँ, तो अपने शहर से उसके शहर में जो चीज़ें मैंने भिजवानी हैं उसको सेल करके, तो उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो भी उसकी डिलीवरी कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? वो भी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कहलाएगी, ठीक है ना। यानी मतलब मिसाल के तौर पे मेरी फैक्ट्री एक शहर में है, तो मैंने अपनी फैक्ट्री से चीज़ों को अपने कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए दूसरे शहरों की मार्केट में भिजवाना है, तो उसके लिए भी मुझे सेल करने के लिए भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ख़रीदने पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर होती है और बेचने पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बेयर होती है, ठीक है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये ट्रांसपोर्टेशन होती कितनी किस्म की है, तो यहाँ पर एक स्केच बना हुआ है, द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ना ये 3 तरह की होती है। एक ट्रांसपोर्ट कहलाती है कैरेज, दूसरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कहलाती है कार्टेज, और तीसरी जो है वो कहलाती है फ्रेट, ठीक है। ये वर्ड क्या है? फ्रेट, ठीक है। कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? कैरेज उन चीज़ों के किरायों को कहते हैं जो सड़क पे चलने वाली चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे ट्रक है और लोडर गाड़ियां हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें कि जो सड़क पे के ऊपर चलती हैं, उनके किराए को हम क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। कार्टेज कहते हैं उन चीज़ों के किराए को जो रेल गाड़ी की पटरी पे चलती हैं, रेलवे लाइन पे चलती हैं, ठीक है ना। तो उनके किराए को हम, जैसे माल गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके किराए होते हैं, तो जो चीज़ें रेलवे लाइन पर चलती हैं उनके किराए को हम बोलते हैं कार्टेज। और फ्रेट जो है वो 2 चीज़ों के किरायों को कहते हैं, वो चीज़ें जो हवा में चलती हैं जैसे हवाई जहाज़ हैं, और वो चीज़ें जो पानी में चलती हैं जैसे बहरी जहाज़ हैं। तो हवाई जहाज़ के किराए को हम बोलते हैं एयर फ्रेट और बहरी जहाज़ के किराए को हम बोलते हैं सी फ्रेट, ठीक है ना। तो यानी फ्रेट 2 किस्म का हो गया, एक हवा में चलने वाली चीज़ों का और एक पानी में चलने वाली चीज़ों का। हवा में चलने वाली चीज़ों का यानी जहाज़ का, जो हवाई जहाज़ का किराया है उसे हम कहेंगे एयर फ्रेट, और जो बहरी जहाज़ का किराया है उसे हम कहेंगे सी फ्रेट। तो व्यूअर्स, अब ये 3 किस्म के किराए ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास आ गई, कैरेज, कार्टेज और फ्रेट। अब ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन जो हैं ये यानी कि मैंने जैसे पहले बताया, ये चीज़ें परचेज करने पर भी लग सकती हैं और पर चीज़ों को सेल करने पर भी इनकर हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें अब आप गौर कीजिएगा कि कैरेज प्लस फ्रेट प्लस कार्टेज ये इनकर्ड ऑन यानी परचेज करते वक्त भी हो सकती हैं और उसके अलावा चीज़ों को सेल करते वक्त भी हो सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें ख़रीदते वक्त हों, यानी मिसाल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर मैं चीज़ें ख़रीद रहा हूँ और चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, तो उन पर जो किराया मैं पे करूँगा, अब चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो कैरेज हो, चाहे वो कार्टेज हो, तो उसको हम कहते हैं इनवर्ड किराया। यानी अगर कैरेज है तो उसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड, अगर फ्रेट है तो उसे कहेंगे फ्रेट इनवर्ड, और अगर कार्टेज है तो उसे कहेंगे कार्टेज इनवर्ड, ठीक है ना। तो इनवर्ड अगर किसी कैरेज या कार्टेज या फ्रेट के साथ इनवर्ड का वर्ड ऐड हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि ये परचेज पे लगा हुआ है। तो और ये जो इनवर्ड होता है डेफिनेटली इसका ताल्लुक परचेज के साथ है। तो जो परचेज पे कैरेज है उसे हमने क्या करना है, ये नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि विल बी एडेड इन परचेजेस। यानी जो कैरेज इनवर्ड है या कार्टेज इनवर्ड है या फ्रेट इनवर्ड है, ये यूं कह लें कि जिस भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ इनवर्ड लिखा हुआ हो, तो आपने फौरी तौर पे उसको ये समझ जाना है कि ये उन चीज़ों का किराया है जो हमने चीज़ों को ख़रीदते हुए पे किया है। तो इसलिए हमने इसको परचेजेस में क्या करना है, ऐड करना होता है। परचेजेस में क्या करना होता है जी, इसको ऐड करना होता है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो अगर सवाल में परचेज रिटर्न गिवन हो तो परचेज रिटर्न जो है वो परचेजेस में से माइनस होता है। तो यहाँ एक और नया पॉइंट हमारे पास आ गया कि अगर
कैरेज इन वर्ड हो या कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके साथ इन वर्ड लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो हमने उसको परचेजेस में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो कंप्रीहेंसिव कैलकुलेशन आ गई वो क्या आ गई कि सबसे ये आप देखेंगे ये आउटर कॉलम है और ये इसका इनर कॉलम है। आउटर कॉलम में अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने ये परचेजेस का आंसर ऐड किया हुआ, यानी ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक इसको हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी आउटर कॉलम में 3 फिगर्स हैं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है उसमें ऐड करेंगे परचेज की फिगर और उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। चूँकि जो स्टॉक बच जाता है उसे हमने अपनी कॉस्ट में से माइनस करना होता है, चूँकि वो तो अनसोल्ड है ना, तो अब हमारी कॉस्ट में शामिल नहीं होता। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है हमने अपनी कॉस्ट में से। तो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि परचेज में फिर आगे ये इनर कॉलम में एडजस्टमेंट्स हो रही हैं कि अगर परचेज में से रिटर्न है तो पहले परचेज को इनर कॉलम में लिखें, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करें, और अगर कैरेज इनवर्ड वगैरह है तो उसको इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। यानी अब ये जो चीज़ें हैं ना ये ऑप्शनल हैं। अगर तो परचेज रिटर्न क्वेश्चन में है तो डेफिनेटली माइनस होगा, और अगर कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में गिवन है तो डेफिनेटली वो परचेज में क्या होगा, ऐड होगा। तो अब हमारी वर्किंग जो है वो 2 स्टेप पे है, ठीक है ना। पहला स्टेप याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक में ऐड करनी है परचेजेस और लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अगर सवाल में परचेज रिटर्न गिवन है तो पहले परचेज को इनर कॉलम में लिखें, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करें, और अगर कैरेज इनवर्ड है तो उसे क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इस तरह से ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखें इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000, परचेजेस गिवन है 5,70,000 की, कैरेज इनवर्ड है 30,000 का, परचेज रिटर्न है 20,000। यानी वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास गिवन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 50,000, फिर उसमें हमने ऐड करना है परचेजेस को। अगर मिसाल के तौर पे परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में गिवन ना होता तो फिर इसको हम क्या करते, डायरेक्ट इस परचेज को यहाँ 50,000 के नीचे लिख देते 5,70,000 को। लेकिन चूंकि अब हमारे पास परचेज रिटर्न गिवन है तो मैंने परचेज को पहले इनर कॉलम में लिखा और उसमें से मैंने लेस किया परचेज रिटर्न जो कि 20,000 है, और कैरेज इनवर्ड को मैंने ऐड किया 30,000। यानी 5,70,000 में से 20 माइनस हो जाएगा और 30 जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। 570 में से 20 माइनस होगा और 30 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो परचेज का नेट आंसर है ये 5,80,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें से हमने माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का। तो अब आपने ये तीनों फिगर जो आउटर कॉलम में इनको नेट ऑफ करना है। ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, उसमें परचेजेस जो इनर कॉलम का आंसर था 580 वो ऐड करना है, और 60,000 जो है इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5,70,000 आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये है हमारी एक छोटी सी एग्जांपल। उम्मीद है आपको ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसको कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।